अब दोबारा पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 1. The diagram shows the thermistor connected in a potential divider circuit. The resistance of a thermistor decreases when its temperature rises. Thermistor is heated. What happens to the reading on the voltmeter? ठीक है. Well, its reading decreases, but not to zero. अच्छा, अब ये क्या इसमें पूछा क्या है? व्हाट हैपेंड टू द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर? Voltmeter की reading. रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर डिक्रीजेस व्हेन इट टेम्परेचर राइजेस. द थर्मिस्टर इज हीट. आपको थर्मिस्टर को हीट प्रोवाइड कर दी तो इसकी रेजिस्टेंस वीक हो गई, और वीक होने से क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी सर इसकी रीडिंग. तो हाँ, आपके पास वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर करंट डिस्प्ले से गुजर जाएगा सर्किट में, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग तो डिक्रीज होगी, लेकिन खत्म नहीं होगी, जीरो नहीं होगी. तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही. ठीक है, क्लियर हो गई बात? सही. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 देखिए. क्वेश्चन 2 Diagram में 1 shows the oscilloscope phase produced by an output of 2 volt at 50 Hz. Diagram 2 shows the phase from a different input on the same oscilloscope. Sir, scroll down. हाँ, मैं भी नीचे कर देखता हूँ. अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं ताकि आप दोनों डायग्राम एक साथ पढ़ सकें. रुक जाए. ठीक है. अब आप क्वेश्चन 2 को एक साथ आप रीड करें तो आपको फिगर जो है ना, आपको बिल्कुल क्लियर आप मिल जाएगी कि क्वेश्चन पूछा क्या. अच्छा, एक सेकंड, इसको एडजस्ट भी कर लेते हैं. अब आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर, उसमें देखें कि क्या चीज पूछी गई है. What is the value of new input? नहीं, व्यू में एक जस्ट डाउन. Sir, new input की वैल्यू होगी. मैं इसको जरा सा स्क्रीन को जरा एडजस्ट कर दूं. जी, अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि ये स्क्रीन दी गई है, डायग्राम 1. तो ऊपर ये ऑस्किलोस्कोप है और 2 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज. 2 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे डायग्राम 1 है, ये आपके पास शो हो रहा है. डायग्राम 1 shows the oscilloscope trace produce 1 by an input 2 volt at 50 hertz. अब जी. डायग्राम 2 shows the phase from a different input on the same oscilloscope. What is the value of the new input? आपने सेकंड की आपने वैल्यू बतानी, क्या होगा सेकंड की वैल्यू सर? देखिए, हाँ वो मैं बता दूंगा. अभी ऑप्शंस तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप ऑब्वियसली इसका कॉन्सेप्ट देखिए कि इसमें आपके पास जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड देखिए जी. एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ा? एम्पलीट्यूड क्या चेंज हुआ? जी सर, चेंज हुआ एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड आपका एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हुआ? देखो, एक जो यहाँ पर आपके पास न्यूट्रल पोजीशन थी ना डायग्राम ए में, उससे एक क्रेस्ट आपका मैक्सिमम हाइट इसकी है 1 बॉक्स 1 है ना, 1 बॉक्स. इसी तरह इसमें भी एक क्रेस्ट की जो हाइट है वो 1. तो इसका मतलब है आपके पास जो उन्होंने डेटा दिया था 2 वोल्ट, तो जो वाई एक्सिस है उस पर हम वोल्टेज चेक करते थे, वोल्टेज पे तो कोई चेंज नहीं है. एम्पलीट्यूड किससे इंडिकेट होता है? पीक टू पीक वोल्टेज. तो पीक टू पीक वोल्टेज बन रहा है हमारे पास 2 बॉक्स. अगर पीक टू पीक दिखे तो ऊपर से नीचे तक बनता है 2 वोल्ट. ठीक है, एक. तो यहाँ पर सेकंड डायग्राम में देखिए तो 2 वोल्ट पीक टू पीक एक ही, तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है. यानी कि अगर इसकी वर्टिकल हाइट देखते हैं तो वर्टिकल हाइट में अगर चेंज आती, इसका मतलब ये होता कि आपके पास
वोल्टेज में चेंज आती, लेकिन यहाँ वोल्टेज में चेंज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब 2 वोल्ट के ऑप्शन में सही है। अब 2 वोल्ट के ऑप्शन की वजह से आपका 1 और डी तो करेक्ट नहीं है, हट गया। अब आपके ऑप्शन बचे बी और सी। तो सर क्या कहते हैं, जैसे आपने जो बताया एम्पलीट्यूड चेंज होता है, तो यहाँ पे सेकंड वाली डायग्राम में जो है 2 दफा एम्पलीट्यूड पे आ रहा है ना, नहीं, वो एक दफा। एम्पलीट्यूड तो एक ही है, दोनों में एक ही है। डायग्राम 2 में यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड वही है, वहां भी एम्पलीट्यूड तो एक ही दफा देखा जाता है। तो देखें, एम्पलीट्यूड वेव्स दो हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों में एक ही है, हाइट तो दोनों की एक ही है। तो जो ऊपर वाला डायग्राम में हाइट है पीक टू पीक का मतलब है एक वेव जनरेट हुई या 2 वेव जनरेट हुई, इसका पीक टू पीक बन रही है आपके पास 2 बॉक्सेस। यही 2 बॉक्सेस यहाँ पर है पीक टू पीक जो भी वेव बन रही है। लेकिन अब फर्क पड़ गया, पहले में एक वेवलेंथ थी और यहाँ पे वेवलेंथ कितनी आ रही है, वेवलेंथ ज्यादा आ रही है। पहले तो सही, वेवलेंथ कम है और दूसरी में ज्यादा। जगह वेवलेंथ ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? कांस्टेंट, नहीं, अगर वेवलेंथ आपके पास कम होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है सर। बिल्कुल। अगर वेवलेंथ कम हुई तो फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज होना है लाजमी तौर पे। यानी कि जब एक वेव आ रही थी, एक वेव अगर आपके पास आ रही थी 1 2 3 4, ये 4 मिल, एक क्रैश और एक ट्रफ मिलके एक वेव बन गई। डायग्राम 1 जी में देखिए, डायग्राम 1 में देखिए, एक क्रैश और एक ट्रफ मिलके आपके पास ये टोटल क्रैश और ट्रफ मिलके बन गई 4 बॉक्सेस। तो जहां पर एक क्रैश था तो वहां पर पूरी एक वेव आ गई। तो इसका मतलब जी ये हुआ कि वेवलेंथ कम हो गई। वेवलेंथ कम हो गई, वेव श्रिंक हो गई। वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, सही, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज इन 2 ऑप्शन में 2 वोल्ट की वजह बी और सी होगी, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का ऑप्शन सी में है, क्योंकि ऊपर से फ्रीक्वेंसी सेम है। ऊपर आप देखिए क्वेश्चन में 25 हर्ट्ज दिया हुआ है आपको, 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज दिया हुआ, तो ऊपर वाले ऑप्शन में बी में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है और सी में फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ जी? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या अभी यस सर, कंफ्यूजन है? यस सर, हो गया क्लियर। इस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आप इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 देखिए क्या है सवाल जी। The electric current shown is used to study the charging of capacitor. The neon lamp lights when the PD across the capacitor C reaches 110 volt. The capacitor C then discharges, the lamp goes out, and the PD across C slowly increases one more. What is the effect of increasing the resistance of R? जी, पहले मुझे सवाल बताइए, सवाल क्या है? सवाल बताइए, सवाल में क्या पूछा है, क्या कहा गया है? सर क्या कहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट शोन है और ये कहते हैं एक नियॉन लैंप है, उसको लाइट्स एंड पोटेंशियल अक्रॉस और क्या कहते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या कहते हैं 110 वोल्ट पे जा रहा है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज हो गया उसके बाद, then lamp goes out and PD across slowly increase one more. सर इसकी क्या मीनिंग है? The lamp goes out and the PD across C slowly increase one more. देखिए, अब सवाल देखें, ये है कि सिंपल आपके पास एक डीसी सप्लाई है, कितनी 120 वोल्ट, ठीक है। उसके साथ एक रजिस्टर लगा है, रजिस्टर के साथ कैपेसिटर है और कैपेसिटर के साथ एक बल्ब मौजूद है, ठीक है। अब इसमें सिंपली वो ये बता रहे हैं कि नियॉन बल्ब लाइट्स व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर रीचेस 110 वोल्ट। कैपेसिटर पहले चार्जिंग होता है, टाइम होता है, और उसके बाद डिस्चार्जिंग होता है। जब वो कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा 110 वोल्ट तक उस चार्जिंग टाइम हो जाएगा, तो वो डिस्चार्ज करेगा। जब डिस्चार्ज करेगा बल्ब ऑन हो जाएगा। द कैपेसिटर सी then discharges, the lamp goes out and the potential difference across C slowly increases.
once more what is the effect of increasing the resistance of R? अब ये कह रहे हैं कि अगर हम पीछे से रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सर इसका इफेक्ट में सर इसका ऑप्शन से कहा था सारे। अब अगर रेजिस्टेंस आपके पास, अगर आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस अगर आपके पास इसके अंदर क्या करें, कम कर, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, आर आपने बढ़ा दिया तो जाहिर बात है जो कैपेसिटर का करंट पहुंचेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जी कैपेसिटर देर से चार्ज होगा, जी कैपेसिटर देर से चार्ज होगा तो देर से डिस्चार्ज होगा, जी सर। जब देर से डिस्चार्ज होगा तो नियॉन बल्ब आहिस्ता 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 मतलब ये उसमें डिले आ जाएगा, टाइम डिले बढ़ जाएगा। तो यही इस तरह से आपके पास ऑप्शन आपके पास आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्चार्ज होगा, जाहिर है उस वैल्यू तक पहुंचते पहुंचते फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बल्ब ग्रेजुअली एकदम से तो नहीं जलेगा बल्कि ग्रेजुअली रहेगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, द लैम्प्स लाइट अप एंड गोज आउट लेस फ्रीक्वेंटली। सही है, तो जब वो पूरा पहुंचेगा तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। जी अच्छा, इसमें सीआरओ के आपने क्वेश्चंस कहे थे इत्तेफाक से, इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स आपने चूज करवाया था, इसमें ज्यादातर आपके पास टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिसिटी से कंसर्न, इसमें शामिल हैं बाल जो बनाई थी तो यही टॉपिक्स थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 जरा पढ़िए, देखिए क्या क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया। वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर variable potential divider has a sliding contact S that can be moved between and P and Q. It is connected to a constant constant 6-volt power supply as shown below. What happens to the potential difference between X and Y and S moves down from P to Q? अच्छा, P to Q, ठीक है। अब देखिए आपके पास आपने वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट ये है, सर ने आपको पढ़ाया होगा जब पहले पढ़ा था कि पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है। उसमें ये होता है कि इसमें दो पोटेंशियल डिवाइडर में दो लेवल होते हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। लो से मतलब 0 लेवल। हाई लेवल पे +6 वोल्ट है आपके पास, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर अगर ये +6 वोल्ट के पास होगा तो करंट मैक्सिमम करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली ये जो आपके पास जो भी एक्स वाई कॉम्बिनेशन है इसमें करंट बढ़ जाएगा जब ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। एक्स अगर आप ऊपर ले जाएंगे 6 वोल्ट वाले पॉइंट तक लेके जाएंगे तो क्या होगा, उसमें वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब अगर इस x को आप नीचे लेकर आएंगे, अब x को नीचे लाने का मतलब है इस डिवाइडर के अंदर वायर होते हैं, डिवाइडर के अंदर इनसाइड समझ लें वायर है तो रियोस्टेट की तरह। तो ये अगर आप दूर कर देंगी, टर्मिनल से दूर कर देंगी तो ये ग्रेजुअली वोल्टेज की इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे लाते जाएंगे तो सब करंट जो है करीब तरीन पहुंच जाएगा 0 के, सही। ठीक है। और अगर आप बिल्कुल इसको 0 नीचे ले आएंगे तो करंट इसमें से गुजरेगा ही नहीं और वो 0 तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे तो डिक्रीज करेगा और नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इंक्रीज करेगा। तो अब आप बताएं ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें। ऑप्शन फिर तो ए सही बना क्योंकि इट डिक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम 6 वोल्ट टू 0 वोल्ट। अगर वो नीचे की तरफ मूव P to Q मूव नीचे की तरफ आ रहा है तो जाहिर बात है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही। तो ये चीज जरा सा आपको पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन 5 क्या है। A capacitor C charges when it is connected to a DC power supply. Which arrow shows the direction of conventional current when the capacitor is charging? अब बताइए इसमें
which arrow show the direction of the convection current and when the capacitor is charging? इसमें 1 और 4 तो नहीं होंगे, 2 और 3 पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव जो है ना, याद रखिए, पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट जाता है वो कन्वेंशनल करंट होता है। स्विच जब आप क्लोज करेंगे तो पॉजिटिव साइड जो है वो कन्वेंशनल करंट को शो करती है। सही है? सही सही। सर फिर इसका मेरा ख्याल से होगा जी 1 और शायद 3। सर कंफर्म नहीं, देखिए शायद। देखिए अब आपका कैपेसिटर चार्ज होगा और फिर डिस्चार्ज होगा। सही है? तो आपका देखिए 1 जो रूट जा रही है आपके पास, ये चार्जिंग टाइम आ गया, कैपेसिटर चार्ज हो गया, और 3 आपका डिस्चार्जिंग हो गया। यस सर। कैपेसिटर के 2 ही टर्मिनल है, आपको 1 और 3 शो किया ना उन्होंने, तो कैपेसिटर 1 से तो आपका चार्ज हो रहा है, करंट आ रहा है, कन्वेंशन करंट बैटरी से आ रहा है, तो जाहिर बात है 3 जो है वो आपका डिस्चार्जिंग हो जाएगा। सही। इस तरीके से आपने इसमें उन्होंने दिया 1 और 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस तरह कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये ज़रा सा मैं इसको एडजस्ट कर दूं, क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा ये थोड़ी सी डायग्राम में ताकि एरर आ रहा है तो उसको मैं एडजस्ट कर दिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा पढ़िए और देखें क्या सवाल क्या है। क्वेश्चन 6 पढ़िए। जी अच्छा सर, पूरी। द डायग्राम। जी सर, एक मिनट। The diagram shows some of the important parts of the tube of cathode ray oscilloscope, which change in voltage result in the position of the spot on the screen moving towards the top. ये बीम आपने ऊपर की तरफ ले जानी है, which changes in voltage result in position of the spot on the screen moving towards the top, यानी कि आपको बीम को ऊपर की तरफ करना है। बीम की डायरेक्शन जो है वो सेंटर में है ना, बीम सेंटर में जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शो हो रही है एक्स प्लेट, आपको ये शो हो रही है स्क्रीन पे V3 जो है बेसिकली एक्स प्लेट से। जी सर, इसका मेरा मतलब है इंक्रीजिंग V3, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा तो वोल्टेज ऊपर 3 है, मतलब बिल्कुल V3 सही पे है, भी है। बिल्कुल सही है। अगर टॉप पे ले जाने तो V3 में पॉजिटिव वोल्टेज को आप बढ़ाते हैं तो ये बीम ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। अगर आप नीचे की तरफ लाएंगे तो नीचे से V3 को नीचे की तरफ कर दीजिए, नीचे वाला जो प्लेट है उसको डाउन कर दीजिए। ठीक है? V3 को इंक्रीज करने के लिए ऊपर इंक्रीज कर दें तो अप हो जाएगी, और डाउन कर दें उसे वोल्टेज कम कर दें V3 के तो डाउन हो जाएगी। तो बाहर इन्होंने पूछा है टॉप की तरफ मूव करने के लिए V3 को क्या करना, अप करना पड़ेगा। अप करने के लिए वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगी V3 पर, है ना? वही बहुत आसान सी लॉजिक है ये। V3 को उन्होंने इजी है कि V3 आपने बढ़ा दिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आपको कलर कोडिंग का क्वेश्चन है ये। सही है? कलर कोडिंग में आपको कलर कोड दिए गए हैं, तो कलर कोडिंग याद है आपको रजिस्टर की कैसे करते हैं? सर वो आपने कोई एब्रीविएशन बताया था ना, मतलब सारे नहीं, कलर्स का एक। अब तो वो तो दे दिया ना पूरा आपको, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये तो सब दे दिया उन्होंने, पूरा आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दिए कलर 0 1 2 3। आपको ये बताना है कि इसके रजिस्टर के नंबर जो है 4। क्वेश्चन पढ़े पहले, आप क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। The table shows part of the color code for resistor, which resistor has a value of 4700 ohm. Like sir, हाँ तो इसमें sorry sir, नहीं sorry, एक मिनट। हम रजिस्टर कलर कोडिंग कैसे पढ़ते हैं? सर वो मतलब सारे सीक्वेंस में आता है ना ये,
ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। हाँ, तो हम 4700 पे कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? ए बी सी डी, ये चार कलर कॉम्बिनेशन दिए हुए, आप कैसे करेंगे? 700 पे 4740 ए voided thread कैसे कैसे बताइए? सर 4 7 मतलब येलो 4 7 वॉलेट ऐसे सर। और फिर क्या होगा? 00 को कैसे गेन करेंगे? ठीक है सर, 0 तो ब्लैक होगा ना। आपके माइंड से ये बात निकल गई है। देखिए समझे, होता क्या है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो कलर कोड होते हैं रजिस्टर के लिए, जैसे मैं कह रहा 4, तो 4 हो गया येलो, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर है 7 हो गया कलर कोड में वॉयलेट, तो ये दो कंफर्म हो गए। और तीसरे जो है नंबर वो मल्टीप्लायर ऑफ 10 होते हैं, मल्टीप्लायर और 10 अब यहाँ 10 कितनी बन रही है? 2। 47 के बाद अगर आप देखें तो ये बन रही है 10 2। 100 इक्वल टू क्या होता है? 47 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 4700। और 100 होता है 10 कितना होता है एक्सपोनेंट फॉर्म में? 2। क्या सर वापस बोले, आपकी आवाज ठीक है, नहीं आई। देखिए 47 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें, 47 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 4700 4700 4700। तो आपके पास जो तीसरा नंबर होता है वो मल्टीप्लायर ऑफ 10 होता है, मल्टीप्लायर 10 होता है। अब ये बन रहा है 10 2। 47 तो आपने डिक्लेयर कर लिया, बाकी जो है 100 इक्वल टू 10 2, तो 10 होता है। तो पावर 2 का मतलब है रेड हम कंसीडर करेंगे। तो थर्ड डिजिट होता है वो मल्टीप्लायर ऑफ 10 होता है, मल्टीप्लायर ऑफ 10 होता है। अब 10 कितनी बन रही है हमारे पास? 2 बन रही है। 100 किसके इक्वल है? 100 किसके इक्वल है? 10 2। अगर हम इसको लिखें तो ये हम लिखे 47 मल्टीप्लाई बाय 100, 4700 जो 4700 इक्वल होगा 47 मल्टीप्लाई बाय 100, 47 मल्टीप्लाई 100 और 100 होता है 10 2। तो आप सिंपली देख सकते हैं 47 मल्टीप्लाई 10 2 और 10 2 जो है वो 2 जो है रेड है, पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को। ठीक है, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त सवाल दिया है इस तरह, जो स्टूडेंट को जरा कंफ्यूज होके वो बी ऑप्शन को ही टिक करेंगे, जिसके जहन में, क्योंकि जो थर्ड डिजिट है वो मल्टीप्लाई और 10 होता है। ठीक है, तो बस आज हम यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि 1 मिनट रह गया। ठीक है, फिर हम क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल लेंगे आप क्लास? हाँ, मैं कल बता दूंगा, फिर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, बता दूंगा जैसे भी एडजस्ट हुआ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।